सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव पिक्सल। आज से जावास्क्रिप्ट की हमारी लाइव क्लासेस स्टार्ट हो गई है। वो क्लासें आप भी हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। तो आज हमारी जावास्क्रिप्ट की फर्स्ट क्लास थी। उस क्लास में हमने बेसिक इंट्रोडक्शन देखा, जावास्क्रिप्ट क्या होती है, जावास्क्रिप्ट का यूज अपन क्यों करते हैं। ये चीज़ें हमने आज बेसिक इंट्रो में देखी थी। तो ठीक है, चलो चलते हैं अपनी लाइव क्लास पे। थैंक यू। ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन को थोड़ा विजिट करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई कैसे क्या होता है चीज़ें। सबसे पहले तो आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे लेके चलते हैं और फिर उसके बाद आगे की चीज़ें इंडियन पीस की ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन है। और इससे भी पहले सबसे पहले तो हमें हमारे सिस्टम में ये होना चाहिए कि जावा स्क्रिप्ट मतलब नोड जेएस होना चाहिए जावा स्क्रिप्ट रन करने के लिए। क्योंकि देखो सबसे पहले तो क्या है, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसको रन कराने के लिए एक हमको उसका जो भी इन्वायरमेंट होता है वो होना चाहिए हमारे सिस्टम में, राइट। तो अभी के लिए हम अपना जो काम करेंगे, एक हम यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं जिसके अंदर हमारा सारा कुछ होगा, डेली बेसिस पे इसमें अपडेट होता रहेगा। हाँ, तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि जावा स्क्रिप्ट जो है ये ब्राउजर पे रन होती थी। अभी की दिन बात है। अगर पहले इसका हिस्ट्री देखी जाए तो क्या होता था, ये ब्राउजर में ही रन होती थी। हमारे जो यहाँ पे ब्राउजर में इसका कंसोल पे अगर चलते हैं हम, तो ये जो कंसोल होता है यहाँ पे हम पहले कर सकते थे चीज़ें। लेकिन अब क्या है, अब जावा स्क्रिप्ट को हम क्लाइंट साइड के अलावा, मतलब क्लाइंट साइड होता है फ्रंट एंड बेस्ड, तो इसके अलावा हम सर्वर पे भी रन करा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक अलग की चीज़ होगी। लेकिन हम बेसिकली ये जानना चाहते थे कि जैसे कि अगर हम एक फाइल बनाते हैं, मान लो यहाँ पे, तो एक चीज़ सोचो आप, ये जो जेएस है और जेएस ये जावा स्क्रिप्ट का एक्सटेंशन होता है। तो ये ऐसा क्या है इसमें जो कि ये इस फाइल को रीड करेगा। ठीक है, तो उसके लिए हमारे सिस्टम में नोड जेएस का होना बहुत जरूरी है। नोड जेएस क्या होता है, ये जावा स्क्रिप्ट का ही इन्वायरमेंट होता है। तो ये सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, अपने सिस्टम में नोड जेएस को इंस्टॉल, इसको हम इंस्टॉल करने के लिए नोड जेएस की वेबसाइट पे जाएंगे। सिंपली आप पहले देख लेना अपने सिस्टम में, जिसके भी सिस्टम में नोड जेएस नहीं है वो इंस्टॉल कर लेंगे। अदरवाइज आपका जो है प्रोग्राम रन नहीं होगा जो भी आप कोड करेंगे जावा स्क्रिप्ट में। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे आ जाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से हम लॉन्ग टर्म सपोर्ट इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जाके और नॉर्मली इंस्टॉल कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे, और उसके बाद सिंपल इसके स्टेप है कि नेक्स्ट नेक्स्ट करके हम इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे में ऑलरेडी पहले से ही इंस्टॉल्ड है, इस वजह से हम इसको इंस्टॉल नहीं कर रहे दोबारा से। तो देखो आगे हम इसमें देखते हैं। अब आप इसमें क्या कर सकते हो, टर्मिनल को ओपन कर सकते हो। आप चाहे तो यहाँ से भी जाके टर्मिनल ओपन कर सकते हो, अदरवाइज शॉर्टकट भी यूज कर सकते हो, कंट्रोल और बैक टिक। तो हमने कंट्रोल अपने यहाँ पे जाने के बाद हम यहाँ पे टाइप करके देख सकते हैं कि भाई हमारा जावा नहीं, ये सब डिफॉल्ट ही होता है। आप ठीक है। जैसे ही आप नोड जेएस इंस्टॉल कर लेंगे, आपको ये डिफॉल्ट मिलेगा। हाँ। ठीक है, तो चाहे तो आप, हाँ जी, आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना ही पड़ेगा। क्योंकि ऐसे अगर आपके नोड जेएस नहीं होता है ना सिस्टम में, तो आपको पता ही नहीं चलेगा, मतलब आपकी फाइल जो है रीड ही नहीं हो पाएगी। जी बिल्कुल, ये जो डॉट जेएस एक्सटेंशन है ना, तो ये हमारा इसके अंदर जो कंपाइलर जो इंटरप्रेटर होता है ना, तो वो डॉट जेएस फाइल को, जो नोड जेएस होगा ना, वो हमारी डॉट जेएस फाइल ही रीड करता है। अब सपोज कि आपने मान लो कि यहाँ पे एक और अगर फाइल बना दी, अब मान लो कि फर्स्ट डॉट टीएक्सटी फाइल बना दी, ये नोड.जेएस समझ ही नहीं पाएगा, तो वो उसको रन नहीं करेगा। समझ रहे? तो जावा स्क्रिप्ट की फाइल को रन कराने के लिए हमें नोड.जेएस की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम यहाँ से नोड.जेएस को डाउनलोड कर लेंगे और उसको इंस्टॉल कर लेंगे सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके।
उसके बाद हम यहाँ पे एक कमांड एड करके देख सकते हैं प्रॉपर इंस्टॉल हुआ है या नहीं। यहाँ पे नोड हाइफन बी या फिर हाइफन हाइफन वर्जन इस तरह से लिख सकते हैं। तो नोड हाइफन बी लिखेंगे तो ये देखो अभी हमारे सिस्टम में नोड 20 पॉइंट समथिंग इस तरह से ये वर्जन है इंस्टॉल। अगर आपके सिस्टम में होता है तो ही ये आएगा, अदरवाइज आपको यहाँ पे नोड कमांड मॉड्यूल फॉर्म। तो आई होप कि सबसे पहला ये तो फर्स्ट स्टेप है कि भाई नोड जेएस तो होना ही चाहिए आपके सिस्टम में। ठीक है, तो नोड जेएस इस तरह से आप यहाँ से इंस्टॉल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि भाई ये क्या, कैसे, किसने, कौन, क्या इसको लाया और क्या जरूरत पड़ गई जावास्क्रिप्ट को मतलब लाने की। तो देखो ये चीज हम जाते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन पे और यहाँ से देखते हैं। देखो मैं डॉक्यूमेंटेशन इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि बहुत बार आप क्या होगा कि आपको कोई भी दिक्कत आएगी तो आप यहाँ पे आएंगे चीजें देखने की, यहाँ कैसे यूज होती है, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोड किसी को याद रहता हो। मोस्टली डेवलपर्स कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं से देखते ही हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप हर एक काम के लिए हर एक कोड आप रट के बैठ जाओ, याद करके बैठ जाओ। लेकिन हाँ ये चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई हम मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब हम यूज करते रहते हैं जो चीज़ें मोस्टली, तो वो चीज़ें खुद ही याद मतलब रह जाती हैं। ठीक है, तो मैं ये बताना चाहता था। तो देखो जावा स्क्रिप्ट एक्चुअली है क्या। तो जावा स्क्रिप्ट इज ए पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन कैन बी add that can be add interactivity, main चीज ये वाला पॉइंट, इंटरएक्टिविटी टू ए वेबसाइट। तो वेबसाइट में हमारा इंटरएक्टिविटी लाने के लिए, डायनेमिकली चीजें करने के लिए जावास्क्रिप्ट यूज होती है। ठीक है, अभी जैसे कि मान लो अभी आपने कोई भी पेज बनाया HTML में, उसमें कुछ बटन लगाया, जो भी डिजाइन बनाई, तो बटन के क्लिक पे क्या बिहेवियर होना चाहिए, कैसे बटन वर्क करना चाहिए, उसके क्लिक पे क्या ओपन होना चाहिए, क्या करवाना चाहिए। तो ये चीज़ें अगर हम डायनेमिकली चीज़ें कर रहे हैं तो वो सारी चीज़ें हमको जावा स्क्रिप्ट से ही मिलती हैं। ठीक है, और इट वाज इन्वेंटेड बाई ब्रेन ईच, ये इनके फाउंडर हैं, जावा स्क्रिप्ट के जो फाउंडर। तो यहाँ से आप चाहो तो और भी गो थ्रू कर सकते हो, बस मुझे ये बताना था मेन अगर जावा स्क्रिप्ट की अगर पूछा जाए तो ये बहुत ही इनफ डिफिनेशन है कि पावरफुल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट कैन बी एड इंटरएक्टिविटी टू ए वेबसाइट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आपको ये पता होना चाहिए। देखो अब हम इसमें आगे देखते हैं ये शुरुआत कहाँ से कैसे क्या हुआ। तो बात है 1995 में, जो ब्रेंडन ईच है ना, जो इनके फाउंडर, उन्होंने इसको 1995 में डेवलप किया था। ठीक है, डेवलप किया था और कहाँ पे, नेट स्केप कॉर्पोरेशन था ये ब्रेंडन। तो फिलहाल मैं ऐसे ही बोल के बताई दे रहा हूँ कि ये ब्रेंडन ईच ने कब 1995 में इसको इन्वेंट किया था, और उसके बाद कुछ टाइम पे फर्स्ट टाइम पे जब इसको इन्वेंट किया था 1995, अब वो था लाइव स्क्रिप्ट। ऐसे मतलब मोस्टली इस डेवलपमेंट में इसका कोई काम नहीं है एक्चुअली स्क्रिप्ट। लेकिन ऐसा हो सकता है कि कभी इंटरव्यू में आपसे अगर पूछा जाए कि भाई जावा स्क्रिप्ट क्या है, कब, कैसे, अगर आप जावा स्क्रिप्ट के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हो तो हो सकता है कि कोई भी पूछ सकता है कि भाई ये क्या था क्या नहीं, स्टार्टिंग में कैसे क्या हुआ इसका, तो वो चीज़ें। ठीक है, तो स्टार्टिंग में इसका नाम क्या था, लाइव स्क्रिप्ट। और उसके बाद में क्या हुआ, 1996 में उन्होंने जब बनाया, उसके एक साल बाद इसको नेटस्केप ने जावा स्क्रिप्ट नाम दिया था 1996 में। और ज़्यादा नहीं बताऊंगा, बट वो मेनली पता होना चाहिए, वो चीज़ आपको मैं बता रहा हूँ।
और इसके बाद जो सबसे बड़ा एक और बहुत बड़ा चेंज हुआ था 1990 19 बाद 2005 2005 में क्या हुआ, ये थोड़ा और पॉपुलर हुआ, इसमें अजाक्स वगैरह आया। अजाक्स क्या होता है? अजाक्स होता है asynchronous जावास्क्रिप्ट एंड XML, ठीक है। तब तब इसमें कुछ चेंजेस हुए थे, और इसके बाद में बहुत जो सबसे बड़ा चेंजेस था वो था 2015 मतलब 2015 में क्या हुआ था, ECMAScript 6 यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस हुए थे ES6 में। तो इसके अंदर कुछ मॉडर्न जावास्क्रिप्ट जो है ना हमारा, वो ECMAScript वो अभी भी वही चल रहा है। ECMAScript इसको बोलते हैं, ES6 में इसको ECMAScript ही बोलते हैं, ठीक है। जावास्क्रिप्ट का ही है, ये 2015 में इसको इसमें हुआ था ECMAScript। रिलीज हुआ था मॉडर्न जावास्क्रिप्ट का इंपॉर्टेंट फीचर के लिए ही हुआ था। तो ये छोटा सा इसका ओवरव्यू है कि भाई आप इस तरह से किसी को बता सकते हो कि 1995 में इसको इन्वेंट किया था, और किसके द्वारा ये किया गया था, नेटस्केप के द्वारा। और इसके बाद तब उसका नाम था लाइव स्क्रिप्ट, और इसके बाद इसका नाम 1996 में क्या हुआ कि जावास्क्रिप्ट हो गया। उसके बाद 2015 में इसको, इसमें बहुत सारे मेजरली चेंजेस 2015 में हुए थे, तब इसको ECMAScript बोला जाने लगा। अब जावास्क्रिप्ट या ECMAScript वो एक ही बात, ठीक है। और एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट ये है कि इसका क्लाइंट क्लाइंट साइड में कैसे, क्लाइंट साइड में स्क्रिप्टिंग के लिए इसका यूज होता है। जावास्क्रिप्ट क्या है कि मेनली ब्राउजर में रन होता है, ठीक है, HTML और CSS के साथ जावास्क्रिप्ट। लेकिन अभी क्या है कि सर्वर साइड में भी यूज होने लगा है, Node.js के साथ में हम इसके साथ बैकएंड भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैं कि अपने अपने ब्राउजर जो मतलब इंजन अलग अलग है, जैसे कि हमारा ये क्रोम ब्राउजर है ना, इसमें जावास्क्रिप्ट का जो इनबिल्ट इंजन है वो होता है वो V8 इंजन, और ये सबसे पावरफुल इंजन है इसका। अब जैसे सफारी हो गया, उनके सबके स्पाइडर मंकी होता है उसके अंदर, इस प्रकार से मतलब सब में अलग अलग चीजें होती है। जितने ब्राउजर है ना, तो उनमें अलग अलग ब्राउजर के लिए अलग अलग ये है। तो मोस्टली जो सबसे पावरफुल इसका इंजन है ये जो है V8 इंजन, ये क्रोम ब्राउजर के अंदर जो इनबिल्ट है। तो ये तो थोड़ा इसका हल्का ओवरव्यू था कि भाई ये क्या है कैसे है, तो वो चीज़ है, ठीक है। अब हम चलते हैं अपना स्टार्ट करते हैं कि इसमें कैसे क्या चीज़ें, कैसे कोड लिखते हैं, क्या चीज़ें होती हैं। देखो सबसे पहले हम डेटा बताऊँ मैं, इसमें क्या करते हैं, कमेंट करने के लिए डबल स्लैश का यूज करते हैं, ठीक है। डबल स्लैश आप लगाओगे कमेंट हो जाएगी। कमेंट का मतलब है कि वो हमारे एग्जीक्यूशन के टाइम पे, जब हमारा प्रोग्राम ये रन हो रहा होगा, उस टाइम पे वो लाइन इग्नोर होगी, ठीक है। तो वेरिएबल, तो ध्यान रखना वेरिएबल्स जो होते हैं इसमें तीन तरह के होते हैं। एक तो वेर से डिक्लेयर कर सकते हैं हम कोई भी किसी भी वेरिएबल को, लेट, अब हम ये देखेंगे कि भाई ये तीनों अलग डिफरेंट, इनमें क्या है डिफरेंस, क्या है कि भाई हम कब क्या यूज करते हैं। वेर जो होता है, इसके साथ क्या होता है कि ये अब बहुत कम ही यूज होता है। कम ही क्या, ऐसे समझ में ना के बराबर, ये पुराने जावास्क्रिप्ट में यूज होता था पहले स्टार्टिंग में। और इसके साथ ड्रॉबैक एक ये है कि ये जो इसका स्कोप होता है ना, इसमें स्कोप की बहुत दिक्कत होती है। ये इसका स्कोप जो होता है, इसका ग्लोबल स्कोप होता है, पहली बात तो ये है। तो क्या होता है, ये भी सारी चीजें बताएं।
अभी के लिए आप एक एक चीज ध्यान रखें। बेसिकली इस तरह से होता है, ऐसे समझ लो ये कर्ली चीज लगा दी, ये समझ लो एक स्कोप हो गया, ये एक स्कोप है, ठीक है ना। जैसे हम अगर कोई भी इफ ब्लॉक लिखते हैं तो ये जो इफ है ना, ये तो ये जो कर्ली, तो ये भी एक स्कोप हो गया, ऐसे समझो। ये जो था इसमें स्कोप की बहुत ज्यादा, इस वजह से इसको यूज करते हैं, मतलब इस वजह से इसको कम यूज करते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू कहीं भी चेंज हो जाती है। मतलब आपने जहाँ पे भी इसको डिक्लेयर किया तो उस पूरी फाइल में कहीं भी लेट में क्या कर सकते हैं, लेट में हम डिक्लेयर को फर्स्ट टाइम ओनली वंस एंड मॉडिफाई, तो उसको मतलब मल्टीपल बार कर सकते हैं, आप ऐसे समझ लो। वेर, जो वेर से अगर हम कोई वैल्यू डिक्लेयर करते हैं तो उसको हम क्या कर सकते हैं, कितनी बार भी समझ लो असाइन भी कर सकते हैं वैल्यू उसको, मतलब कहीं भी उसको डिक्लेयर भी कहीं कर सकते हैं। और वेर और लेट में इतना सा अंतर होता है कि इसमें क्या करते हैं हम, इसको सिर्फ डिक्लेयर एक बार कर सकते हैं और इसको मॉडिफाई कहीं भी कर सकते हैं, फिर मतलब उस स्कोप में से मॉडिफाइड रखना है इसको, या किस अभी किस स्कोप में है वो चीजें हम आगे देखेंगे। और कॉन्स्ट, कॉन्स्ट से जैसे कि समझ में ही आता है, कॉन्स्टेंट का मतलब कैन नॉट बी चेंज, ये कभी चेंज नहीं हो सकता। देखो अब हम इसका आपको दिखाते हैं, करवाते हैं, प्रैक्टिकल देखते हैं। जैसे कि मान लो मैंने लिखा वेर नेम, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है, और ये स्ट्रिंग है तो ध्यान रखना हमको डबल कोट भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। इससे पहले एक काम करते हैं, हम ये भी बता दें डेटा टाइप, ये स्ट्रिंग वगैरह हम क्या होते हैं, डिस्टर्ब हो रहा है उसकी वजह से। बूलियन भी होता है, नल, अनडिफाइंड भी होता है, अनडिफाइंड ऑब्जेक्ट, और भी होते हैं एरे वगैरह, बहुत सारी चीजें और भी होती हैं, ठीक है। तो ये जो है, जब भी स्ट्रिंग स्ट्रिंग अगर हमको किसको एज ए स्ट्रिंग ट्रीट, ठीक है। अभी के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये चीज जो हमने लिखी है ये क्या है सब, वो चीज के अलावा अगर लेट से कोई वेरिएबल डिफाइन करते हैं 24, यहाँ पे एक चीज और है, आप सेमीकोलन लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगा दिया यहाँ पे नहीं लगाया तो इससे कोई इशू नहीं है। और लेकिन यही अगर अगर आप किसी और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कर रहे हो, सपोज कि मान लो सी सी प्लस प्लस वगैरह में कर रहे हो, तो वहाँ पे मैंडेटरी होता है
जहाँ पे सेमीकोलन लगना है वहाँ पे आपको लगाना ही पड़ेगा। और मान लिया कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल ले लिया आईडी इक्वल टू 321 कुछ भी लिखा, ठीक है। ये नंबर है, डेटा टाइप नंबर, ठीक है, ये भी नंबर है। और ये डेटा टाइप जो है ऑटोमेटिकली असाइन कर लेता है। जैसे अगर हमने इस तरह से लिखा तो उसको पता है कि भाई ये स्ट्रिंग है। अगर डबल कोट में लिखेंगे तो इसका टाइप स्ट्रिंग ही वो अज्यूम कर लेता है। अगर मान लो यहाँ पे मैंने अगर इसकी जगह पे एज है, चलो ये तो नंबर है, अगर मैं यहाँ अगर कोई वेरिएबल ले लेता, जैसे कि मान लो लेट ले लिया है, जैसे कि इस पास हमने यहाँ पे लिख दिया ट्रू, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बूलियन है, इस तरीके की वैल्यू आती है ट्रू या फॉल्स। अच्छा, अब हम क्या करते हैं, एक बार यहाँ पे पहले कंसोल डॉट देखते हैं इनकी वैल्यू को किसको हम चेंज कर सकते हैं, चेंज नहीं कर सकते। ठीक, देखो अब एक चीज और है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको रन कराने के लिए देखो क्या होता है, ये कंसोल डॉट लॉग ये क्या करता है, प्रिंट करता है हमारे कंसोल में, करता है। कंसोल क्या है, कंसोल इसका एक इनबिल्ट ऐसे कह सकते हो कि कीवर्ड है ये, ऐसे अभी के लिए आप मान सकते हो। और ये लॉग है फंक्शन जिसके अंदर हम ये पैरामीटर्स पास करते हैं और ये सिंपली प्रिंट करा, ठीक है। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये देखनी है कि हमको ये रन कैसे करना है। फर्स्ट डॉट जेएस फाइल को अगर हमको ये रन करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, तो हम उसके लिए नोड बाद फाइल का नाम नोड तो लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। और नोड ये कहाँ क्या है, नोड ये नोड वही है जो हमने इंस्टॉल किया अभी, आपने मतलब मैंने अभी बताया इंस्टॉल करने को। तो अगर जब तक आपके सिस्टम में नोड नहीं होता है तब तक आप यहाँ पे इसमें VS कोड नहीं कर सकते, ठीक है। मतलब इसकी कोड तो कर सकते हैं, मतलब इस फाइल को रन नहीं कर सकते, ऐसे कह सकते हैं। तो देखो डॉट जेएस फाइल का पूरा नाम लिखना, और ध्यान रखना कि ये बहुत जरूरी है कि आप जिस फाइल में हो, जैसे कि यहाँ पे हमारा मॉड्यूल क्या है, हमारा मॉड्यूल है कौन सा, किस कौन सी फोल्डर के अंदर है, जावा स्क्रिप्ट, जो हमारा ये जो फोल्डर है जावा स्क्रिप्ट क्लास, इस फोल्डर के अंदर है हमारा ये। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि ये हम इसी फोल्डर के अंदर हैं या नहीं। पता लगे हम इस फोल्डर के अंदर नहीं है और हम इसको रन करने का ट्राई करते हैं तो ये नहीं होगा। और देखो इतना करके एंटर करते हैं तो देखो अनुज 24 ट्रू और 321, नेम के लिए अनुज आ गया, एज के लिए 24 और इस पास ट्रू और आईडी ये दो। इस तरह से इसका एग्जीक्यूट होता है। अगर समझ लो इसको देखो नहीं लिखते हैं ना यहाँ पे, नोड डॉट फर्स्ट नोड और फर्स्ट सीधा फाइल का नाम लिख दिया तो भी आएगा, क्योंकि ये जो नोड है ना ये सिर्फ और सिर्फ जावा स्क्रिप्ट फाइल को ही रन करता है, ठीक है ना। इस वजह से ये फर्स्ट लिखा और तो इसने इसी फाइल को रन किया। और बताओ अच्छा ये इसको भी तो रन कर सकता था फर्स्ट डॉट टीएक्सटी, लेकिन नहीं किया क्योंकि ये एज्यूम करता है कि मुझे ना एक जावा स्क्रिप्ट की ही फाइल मिलेगी, तो इस वजह से ये। अब अगर देखो इस तरह से अगर मान लो हमने बस एक डॉट टीएक्सटी की फाइल, इसमें भी कुछ थोड़ा बहुत लिखा हुआ है जो भी टेक्स्ट है, तो अगर हम इसको रन करने का ट्राई करेंगे देखो क्या एरर आता है, ये देखो देख रहे हो आप, यहाँ पे ये देखो एरर आई है, सिंटैक्स एरर, इट वाज इन्वाइटेड बाय ब्रांड डील्स। ये देखो यहाँ पे इन्होंने ये भी दिया कि जो पहली लाइन जो हमारी इसके अंदर लिखी थी, ये इसने क्या किया, नोड ने ये पहली लाइन उठाई और इसको ऐसा कुछ मिला ही नहीं है इसको एग्जीक्यूट कराने के लिए जो जावा स्क्रिप्ट को चाहिए, जो जावा स्क्रिप्ट फाइल में होना चाहिए, कोई वेरिएबल या मतलब जो भी कीवर्ड होने चाहिए वो उसको ऐसा कुछ नहीं मिला।
तो इसने देखो यहाँ पे ये एरर दे दी और बोला कि भाई अनएक्सपेक्टेड आइडेंटिफायर इट। इसने बोला कि भाई ये नंबर तक तो ठीक है, लेकिन ये इट, ये इसके समझ में नहीं आ रहा है कि इट क्या है। तो इस वजह से आई होप कि इतना समझ में आया होगा कि हाँ, ये जो नोड है ये जावास्क्रिप्ट की ही फाइल को रन करेगा .js एक्सटेंशन में। और एक चीज बताता हूँ मैं, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट भी कुछ लिख सकते हैं। डायरेक्ट भी कुछ लिखने का मतलब जैसे कि मैंने लिख दिया, मान लो कि example.com कुछ भी लिख दिया वहाँ। और अगर हम ईमेल भी लिख करवाते हैं, लेकिन ऐसा हमको करना नहीं है कभी भी। विदाउट डिक्लेरेशन वेरिएबल को हम कभी भी विदाउट डिक्लेरेशन नहीं यूज करेंगे। हम अभी भी देखो आ गया ना, ak@example.com, ये क्यों आ गया भाई? यहाँ पे तो हमने डिक्लेरेशन तो किया ही नहीं। अब आप एक चीज और ध्यान रखो कि डिक्लेरेशन क्या होता है और असाइन, वैल्यू असाइन करना क्या होता है। ये अगर हम इसकी बात करें, ये var name इक्वल टू अनु, तो ये जो हमने इतना जो लिखा हुआ है तो हो गया डिक्लेरेशन पार्ट। ये क्या है, ये मत जाना आप अभी के लिए फिलहाल। डिक्लेरेशन पार्ट हो गया। और अगर फिर हम किस तरह से करते हैं, नेम इक्वल टू, ये हो गया असाइन, या कैसे, ये हो गया असाइनमेंट। अब हमने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया था नेम, मतलब नेम नाम का जो हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया था, उसको हमने यहाँ पे वैल्यू असाइन की है अनुज नाम, ठीक है ना। और यहाँ पे हमने क्या किया, डिक्लेरेशन एंड डिफिनेशन दोनों इकट्ठी दे दी, ऐसे समझ लो, डिक्लेरेशन भी और उसमें असाइन भी वैल्यू कर दी। डिक्लेयर ये हमने डिक्लेयर किया और उसके बाद हमने इसमें तुरंत ही वैल्यू असाइन कर दी। क्या, तो सेम चीज हम कर सकते हैं। अब मेन चीज मैंने यहाँ पे लिखा था, ग्लोबल स्कोप होता है, वेरिएबल कैन बी मॉडिफाइड इन एवरीवेयर या एनीवेयर, आप ऐसे कर सकते हैं। अभी के लिए मैं इस लाइन को देखो कमेंट करता हूँ। देखो मैं वेर है, वेर नेम इक्वल टू अनु, और इसको मैं दोबारा एक काम करता हूँ, दोबारा मैं वेर और मान लो कि हमने यहाँ पे प्रिंट कराया अगर हम अभी के लिए देखते हैं, देखो विद प्रिंट हुआ, और जबकि देखो मैंने सेम नेम से डिक्लेरेशन, देखो डिक्लेयर भी किया है वेर नेम, और देखो यहाँ भी वेर नेम डिक्लेयर भी किया है, और हमने देखो वैल्यू को चेंज किया है, और देखो वैल्यू चेंज हो भी गई है, देख पा रहे हो। अब सेम अगर हम एक चीज सोचो, ये मैंने इसके साथ कर दिया वेर को लेकर, ठीक है। मैं और यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये वाला कोड अभी के लिए हटा देता हूँ, एक एक चीज करके मैंने किया, ये हमने देखो वेर करके ये कमेंट कर दिया। और अगर मैं यहाँ पे लेट करता हूँ, लेट से अगर डिक्लेयर करता हूँ, तो देखो ये हमको पहले से ही बोलता है कि भाई ये देखो एरर बोल रहा है, एरर ये कह रहा है कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम। समझ आ गई बात, कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम। तो मैंने यहाँ पे इसलिए ये यही लिखा है कि डिक्लेयर ओनली वंस, है ना, ये मैं इसीलिए लेके डिक्लेयर ओनली वंस, इसका मतलब ये एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन उसको विद इन द स्कोप मॉडिफाई तो कर सकते हैं। जैसे अगर हम यहाँ पे ये हटाते हैं, ये क्या हुआ, यहाँ पे डिक्लेयर किया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया, समझ रहे हो। अगर देखो हम पैसे आते हैं, एक मिनट, इसी तरह से
एरर आ गई। ये कह रहा है कि लेट नेम इक्वल टू अमित जो है, हम क्या कर रहे हैं कि आइडेंटिफाइड नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड, ये वाली बात है कि भाई जो नेम है ना पहले से ही आप डिक्लेयर कर चुके हो इसको। जबकि इस केस में क्या था, कोई एरर नहीं आया। अगर हम वैर से अगर वेरिएबल को जैसे यहाँ पे लेट से कर रहे हैं, अगर हम वैर से डिक्लेयर करते थे तो देखो कोई एरर नहीं आ रही थी, लेकिन इसके साथ ये है। अब अगर हम करते हैं तो देखो चल जाएगा हमारा, ये देखो। तो मैंने यहाँ पे इसलिए वही लिखा है कि लेट को हम डिक्लेयर तो एक बार कर सकते हैं, लेकिन विद इन द स्कोप मॉडिफाई इट विद इन द स्कोप, अपने स्कोप में इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। और यहाँ पे स्कोप की तो कोई बात ही नहीं है, स्कोप भी हम बताएंगे जब फंक्शन वगैरह हम चीजें पढ़ेंगे, तब स्कोप आपको बहुत अच्छे से बताएंगे। ठीक है, यहाँ तक तो क्लियर होगा। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन हो मुझे बीच में टोक देना, मैं तुरंत बता दूंगा। यहाँ तक हो गया। अब देखते हैं कॉन्स्ट। कॉन्स्ट में मैंने क्या लिखा है, कॉन्स्ट में मैंने लिखा है कैन नॉट चेंज एंड रीड। इसका मतलब हुआ कि अगर हम इसको कॉन्स्ट से डिक्लेयर करते हैं तो ध्यान रखना करते हैं तो क्या होगा, तो हम तो क्या होगा, तो हम ना तो इसको रीडिक्लेयर कर सकते हैं और ना तो रीअसाइन कर सकते हैं। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे देखो एरर पे अगर हम गौर करते हैं, ये रेड लाइन आ रही है, तो कैन नॉट रीडिक्लेयर ब्लॉक स्कोप वेरिएबल नेम, ये भी ब्लॉक स्कोप होता है, ध्यान रखना। ये क्या होता है, वेर ये होता है ग्लोबल स्कोप, और ये जो दोनों है ये है ब्लॉक स्कोप वेरिएबल। से ये क्वेश्चन मोस्टली पूछा है। तो डिक्लेयर कितने तरीके से कर सकते हैं, तो आप बताओगे वेर, लेट और कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन यही होता है कि भाई तीनों में डिफरेंस क्या है, हम वेर से या लेट से कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर सकते हैं, तो तीनों में डिफरेंस क्या है। तो आपका आंसर बहुत प्रिस्क्राइब होना चाहिए इस तरह से, जैसे कि मान लो वेर, आप बताओगे कि वेर जो है ना ये ग्लोबल स्कोप होता है, इसकी वैल्यू को हम कहीं भी मॉडिफाई कर सकते हैं, कहीं भी रीडिक्लेयर कर सकते हैं और कहीं भी रीअसाइन भी कर सकते हैं। लेकिन जो लेट होता है ये ब्लॉक स्कोप होता है, इसकी ब्लॉक स्कोप वेरिएबल को मतलब लेट से हम वेरिएबल को सिर्फ एक बार डिक्लेयर कर सकते हैं और उसको उसके स्कोप के अंदर ही मॉडिफाई कर सकते हैं। ये चीज बहुत ध्यान से, ऐसा नहीं है कि हम कहीं भी मॉडिफाई कर देंगे, नहीं, विद इन स्कोप मॉडिफाई होगा। कॉन्स्ट क्या होगा, ये सिर्फ असाइन भी एक बार, मतलब कैन नॉट रीडिक्लेयर एंड कैन नॉट चेंज, ऐसे समझो आप इसको, ना तो आप दोबारा से डिक्लेयर कर सकते हो और ना ही इसकी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। ये कांस्टेंट होता है और ये भी ब्लॉक स्कोप होता है। तो एटलीस्ट इतना तो आपको पता ही होना चाहिए इन वेरिएबल्स के बारे में, ठीक है। और स्कोप की रही बात, वो हम जब फंक्शंस वगैरह पढ़ेंगे वहाँ पे बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये स्कोप का क्या सिस्टम होता है। देखो अगर हम अभी इसको अगर रन कराते हैं, ये मेरा आएगी वही वाली कि आइडेंटिफायर कैन नॉट डिक्लेयर, मतलब नेम हैज ऑलरेडी बीन डिक्लेयर्ड। तो अगर हम चलो डिक्लेरेशन मान लो हटा भी देते हैं, डिक्लेयर तो नहीं किया हुआ है। अब देखो क्या, अब देखो यहाँ से तो एरर हट गई, लेकिन आप यहाँ पे देखना, और यहाँ से इसको क्लियर करता हूँ और उसको दोबारा से फर्स्ट डॉट जेएस या फिर सीधा फर्स्ट लिख दो। इस बार एरर पढ़ना क्या है, टाइप एरर। नेम क्या है अमित, टाइप एरर आई। टाइप एरर क्या है, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल। इसका मतलब हुआ कि कांस्टेंट वेरिएबल जो है इसको आप दोबारा से असाइन, कोई वैल्यू असाइन नहीं कर सकते, मतलब इसकी वैल्यू को आप चेंज नहीं कर सकते। और यहाँ पे हम क्या ट्राई कर रहे हैं, हम यहाँ पे नेम वेरिएबल जो हमारा कांस्टेंट वेरिएबल है उसको ट्राई कर रहे हैं चेंज करने की। नेम, हमने नेम में क्या वैल्यू असाइन कर रखी है अनुज, और उसको हम अभी क्या चेंज करने का ट्राई कर रहे हैं अमित से। तो इस वजह से ये दिक्कत है कि हम भाई इसको ऐसा हम बिल्कुल नहीं कर।
अब देखो ये चल गया, अनुज आ गया है। आई होप कि ये इतना समझ में आया होगा। किसी का यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? ठीक है, देखो आगे हम बताते हैं कि ब्लॉक स्कोप का क्या सिस्टम है। अभी के लिए हम अपने कोड में नीचे चले जाते हैं। अच्छा, एक चीज हम और बताते हैं इसमें। अभी हम क्या करते हैं, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, मान लो कांस्टेंट टाइप का मैंने लिया। हम आपको बताते हैं कि ब्लॉक, मान लो एक फंक्शन बनाया, अभी नहीं बताते, बात नहीं बताया एक्चुअली। मैं हम एक काम करते हैं, अभी पहले तो हम इफ एल्स वगैरह ये चीज़ें क्लियर करके उसके बाद ही चलेंगे, क्योंकि हम अगर डायरेक्ट फंक्शन पे चलेंगे तो आपको कुछ कंफ्यूज हो सकती है, क्योंकि उसके अंदर हम चीज़ें कैसे यूज करेंगे तो वो चीज़ें आपको। अच्छा, पहले तो आपका गिट पे आई होप कि गिट पे अकाउंट होगा, और अगर नहीं होता है तो आप अपना अपना गिट का अकाउंट, ऐसे समझ लो आप ये अच्छा मैंडेट। मोस्टली लोगों का वैसे तो हो भी सकता है कि गिट पे अकाउंट हो, और नहीं होता है तो आप ना सिंपल यहाँ से इस तरह से बना लोगे। देखो मेरा तो पहले से ही है, तो इस वजह से डायरेक्ट मैं सीधे लॉग इन हो जाता हूँ। मैं भी को टैप करके बताता हूँ कहाँ से आप जाओगे। github.com पे जाओगे आप, इस तरह से यहाँ पे इस पेज पे पहुँचोगे। ठीक है, तो आप क्या करोगे, साइन अप करोगे। यहाँ साइन अप करने पे ये पेज खुलेगा, और इसमें सिंपल आप ईमेल डालोगे अपना, और आगे नेक्स्ट नेक्स्ट करके, और जो भी ओटीपी वगैरह वेरीफाई होगा आपको एक मेल भी जाएगा, जिसमें हो सकता है कि लिंक से वेरीफाई करें। तो वो चीज़ आप इस तरह से करके सिंपल रजिस्टर कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और उसके बाद आप तो इस तरह से यहाँ पे आ जाओ। अब मैं बताता हूँ, मैं एक रिपोजिटरी बना लेता हूँ यहाँ पे न्यू रिपोजिटरी पे जाएंगे, और यहाँ पे हम अपनी रिपोजिटरी का नाम दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में डाले तो डाल सकते हैं, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको पब्लिक ही रखते हैं। चाहे तो रीडमी फाइल ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज हम सीधा क्रिएट कर लेंगे। पब्लिक रहना तो ताकि कोई भी यूज कर लेगा बिना अकाउंट के भी। मोस्टली यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे इनको कोड मिल जाएगा, आप डेली बेसिस पे आप चीज़ें देख सकते ठीक है, हैं। ठीक है, मैं इनको ये गिट का रिपोजिटरी का लिंक भी सेंड कर दूंगा, देख सकते हैं। एक काम करता हूँ, क्या नाम, डॉक्यूमेंटेशन भी लिख दिया करेंगे जब भी टाइम हो, उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं कि हाँ सिंपल कमांड होती है जो यहाँ पे हमको मिलती है, हम उसी तरह से उसको एग्जीक्यूट करते हैं वन बाई वन। और इसके लिए एक चीज़ और भी है कि इनके सिस्टम में गिट भी होना चाहिए। खैर अभी इनके लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन मैं अपने इसके लिए बता रहा हूँ कि आपको कोड कहाँ पे मिल जाएगा।
होना है, क्योंकि क्वेश्चन सबको सब कुछ समझ में आएगा और वेरिएबल वगैरह ये चीज़ें पता होनी चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन अगर यहाँ तक हो तो आप पूछ सकते हो, किसी का भी कोई क्वेश्चन वेरिएबल वगैरह जितना भी आप बताया। तो ये देखो कोड आपको यहाँ पे मिल जाएगा, आप इसको रिफ्रेश करोगे, आप नहीं मतलब नहीं, ये यहाँ पे। ठीक है, अभी तो फिलहाल रीडमी फाइल ऐड की है, आपको सारा भी हम कुछ कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा इसको पुश होने में। ठीक है, आपको कोड मिल जाएगा, मैं इसका गिट का रेफर सेंड कर दूंगा ग्रुप में, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन किसी को हो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं।